हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक बात बता देना कि किसी का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है क्या फेज़ 1 में। जो फेज़ 1 डिक्लेयर हुआ है 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक, इसके अंदर किसी का एग्ज़ाम है कि नहीं, ये कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर बता देना। क्योंकि देखो, आज हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ है जनरल साइंस का, उसका सेट 4 है। मतलब आज हम 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर किसी का एग्ज़ाम 28 तारीख से पहले होगा, 28 तारीख से 13 जनवरी के बीच में होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों का एग्ज़ाम इसके बीच है उन लोगों के लिए इसके बाद एक सेशन लाया जाए। उस सेशन में एक साथ 200 से 300 क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि मैंने ये बोला था कि एग्ज़ाम से पहले 300 से 400 क्वेश्चन में डिस्कस करवा दूंगा। लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि 25-25 करके वीडियो डालता जाऊँ। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में, चाहे वो 3-4 दिन बाद आए, लेकिन एक ही वीडियो में 200 से 300 क्वेश्चन में डाल दूं। तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि किसी का एग्ज़ाम फेज़ 1 में है कि नहीं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ट्यूबलाइट के अंदर चोक यूज होता है वो बेसिकली क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है या फिर ट्रांसफार्मर है। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये एक इंडक्टर है। जो ट्यूबलाइट के अंदर चोक यूज होता है वो उसको एक इंडक्टर बोला जाता है। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि यार आई बटन में लिंक डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है प्रीवियस 3 वीडियो का। आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन को लेकर 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इससे पहले और 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि कुड़ी किसका यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, एनर्जी ऑफ गामा रेज या फिर वर्क फंक्शन का। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा रेडियो एक्टिविटी। जो कुड़ी है वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर गेट कोरोडेड ड्यू टू डैश इन द एयर। एयर में किसके वजह से सिल्वर कोरोडेड हो जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ही सिल्वर को कोरोडेड कर देता है। Which of the digestive organ contains acid? कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन में एसिड रहता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स या फिर कोलोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टोमक। ओनली स्टोमक के अंदर ही एसिड रहता है, और वो भी कौन सा एसिड रहता है, HCl। HCl मिलता है स्टोमक के अंदर, बाकी कहीं पे नहीं मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, अपेंडिक्स भी नहीं होगा, कोलोन भी नहीं होगा, ओनली स्टोमक के अंदर ये मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोसफियर स्काई वुड अपीयर। अगर अर्थ का जो एटमोसफियर है वो नहीं रहेगा तो जो स्काई है वो कौन से कलर का दिखेगा, ब्लू ही दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, व्हाइट या फिर डीप रेड दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्लैक। अगर अर्थ का एटमोसफियर नहीं रहेगा तो जो स्काई है वो ब्लैक दिखेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Which phenomenon is responsible for the echo of sound wave? जो साउंड वेव का इको होता है वो किसके वजह से होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर पोलराइजेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिफ्लेक्शन। देखो, साउंड इस तरीके से जाता है, जाके किसी जगह पे टकरा के फिर से वापस आता है, तो हमें जो सुनाई देता है उसी को ही हम इको बोलते हैं। तो ये जो टकरा के वापस आने वाला फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनसे बचने का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, उनको जला देना, उनको गाड़ देना, उनको फेंक देना या फिर रिसाइकलिंग करना। तो देखो, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि उनको रिसाइकलिंग किया जाए। जला के भी पोल्यूशन होगा, गाड़ दोगे तो भी सॉइल पोल्यूशन होगा, वो मिट्टी में रह जाएगा, ऐसे नष्ट नहीं होता है, वो उसी तरीके से रह जाता है। फेंकोगे तो होगा ही होगा। ओनली उपाय ये है कि उसको रिसाइकल किया जाए फिर से। तो ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। रिसाइकलिंग करने से ही ओनली ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स है, बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल,
न्यूक्लियर पावर या फिर विंड एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ही सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के। विटामिन के इज इन द, ये ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, विटामिन के का सोर्स क्या है बताओ, विटामिन के का रोल क्या है। विटामिन के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को बनने में हेल्प करता है। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बनने में जो विटामिन के है वो हेल्प करता है, और ये विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन ये लोग मिलके भी ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इन लोगों के अलावा प्लेटलेट्स भी इसी काम में हेल्प करता है। लास्ट सेशन में भी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटलेट्स भी इसी काम में हेल्प करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाय, जो डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज है उनका टेम्परेचर किससे नापा जाता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, पायरोमीटर या फिर कलर थर्मोमीटर। तो इनका जो टेम्परेचर है वो कलर थर्मोमीटर से नापा जाता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा मटेरियल यूज होता है, टंगस्टेन, नाइक्रोम, ब्रास या फिर स्टील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर में। क्लियर है, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम यूज होता है। टंगस्टेन और नाइक्रोम में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन नाइक्रोम होगा इलेक्ट्रिक हीटर का, याद रखना। और हाँ, टंगस्टेन किसका होगा ये तुम लोग कमेंट में मुझे बताना, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। टंगस्टेन कहाँ पे यूज होता है ये तुम लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is an ओहोमिक कंडक्टर। किसको ओहोमिक कंडक्टर बोला जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन या फिर सिल्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा सिल्वर। सिल्वर को बोला जाता है ओहोमिक कंडक्टर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following form of phosphorus is most reactive। सबसे रिएक्टिव फॉर्म क्या है फॉस्फोरस का, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, वायोलेट या फिर रेड फॉस्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। फॉर्मिक एसिड कौन बनाता है, व्हाइट एंड्स, कॉकरोच, रेड एंड्स या फिर मॉस्किटोस। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो मिलता है रेड एंड्स के अंदर। रेड एंड्स के अंदर फॉर्मिक एसिड मिलता है, याद रखना। ये फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड एंड्स के अंदर मिलता है। इनके काटने से वो फॉर्मिक एसिड जो है वो डाल देते हैं जहां पे जिसको काटते हैं उसके अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। ये सभी को पता होगा कि ओजोन लेयर का जो नुकसान है वो एक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो CFC है, यही करता है। ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान ये CFC ही पहुंचाता है, ये सबको पता ही होगा। ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्लियर है, सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी तक करवाया है या तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है मैक्सिमम, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following components is used in amplifying is as an amplifying device। एम्पलीफाइंग डिवाइस में कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर के रूप में किसको यूज किया जाता है, एम्पलीफाइंग डिवाइस के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायोड। डायोड को यूज किया जाता है एम्पलीफाइंग डिवाइस के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम किसका कंस्टिट्यूएंट मेटल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर ही देखा जाता है मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के नीचे जो मोल्टेन रॉक होता है उसको क्या बोला जाता है, बेसल्ट, लैकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा। देखो, अर्थ के सरफेस के नीचे अगर है, सरफेस के नीचे अगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे मैग्मा। लेकिन अगर वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे लावा। क्लियर है, मैग्मा और लावा में यही डिफरेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैग्मा।
क्लियर है। आगे देखते हैं, फास्फोरस को वाटर में क्यों रखा जाता है, पानी के अंदर क्यों रखा जाता है फास्फोरस को। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, इसका जो आग लगने का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, वो काफ़ी लो है। क्रिटिकल टेम्परेचर इसका हाई है या फिर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, मतलब ये बहुत जल्दी इसमें काफ़ी लो टेम्परेचर में से आग लग जाता है। पानी के बाहर अगर रखा जाएगा तो नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में आते ही इसमें आग लग जाता है, तो इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है ताकि इसमें आग ना लगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉइस मेजरमेंट का यूनिट क्या है, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या फिर एकॉस्टिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है डेसिबल। डेसिमल से ही जो नॉइज है वो नापा जाता है, नॉइज का जो मेजरमेंट है वो डेसिबल से ही किया जाता है। आगे देखते हैं, कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कॉमनली कौन सा कूलेंट यूज किया जाता है, एमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेयॉन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेयॉन। ये फ्रेयॉन जो गैस है यही कॉमनली रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल नेम ऑफ विनीगर। विनीगर का केमिकल नेम क्या है, एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड या फिर इथानॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा एसिटिक एसिड। विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो सिग्नल जाता है वो कैसे ट्रांसमिटेड होता है, कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, कर्व्ड पाथ में जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से जाता है या फिर रिफ्रैक्शन के वजह से जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इस तरीके का, इसके अंदर से जो सिग्नल जाता है वो इस तरीके से कुछ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये जाता है, ये पड़ता है, ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये जहाँ भी पड़ता है ये पूरा रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल जाता है। Which of the following process responsible, कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर। वाटर के ऊपर, वाटर से जो ऊपर आता है एयर बबल वो ग्लिटरिंग दिखता है, इसके लिए कौन सा फॉलोइंग प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही जो एयर बबल है वो ग्लिटर करता है, ग्लिटर देखा जाता है उसके अंदर। और जो डायमंड होता है ना, डायमंड में भी जो चमक देखा जाता है वो भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ही देखा जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। हिल स्टेशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सी लेवल के सेम होगा, सी लेवल से कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, सी लेवल से ये कम होगा। जो हिल स्टेशन में बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो सी लेवल से कम होगा। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। 25 क्वेश्चन आज हम कर लिए, हमारे ये सीरीज़ में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जैसे कि बोला है, अगर किसी का 28 से 13 तारीख के बीच में एग्ज़ाम है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं कोशिश करूँगा कि 26 या 27 को सुबह मैं एक वीडियो बना दूं जहाँ पे 200-300 क्वेश्चन में एक साथ डिस्कस कर दूं, तो सभी को हेल्प हो जाएगा एक साथ। चलो मैं ये कर ही देता हूँ, 2-3 दिन बाद कर दूंगा। 200 से 300 क्वेश्चन में एक साथ डिस्कस कर दूंगा 28 से पहले, ठीक है। तो ये सीरीज़ भी 300-400 क्वेश्चन का हो जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा सभी के लिए। जिन लोगों का बाद में भी एग्जाम है फेज़ 2 में, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।